लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। सपा नेताओं के लिए बीजेपी का रवैया दुश्मनी भरा है। विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही है। फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला जारी है। भाजपा सरकार के निशाने पर आजम खान है। आजम पर रोज फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। आजम को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। आजम भाजपा सरकार की आंखों में खटकते हैं। आजम सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं। तो देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैदान में उतरे हैं। आजम खान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि बीजेपी का जो रवैया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रति, आजम खान के प्रति, वो दुश्मनी भरा नजर आ रहा है। जहां हर रोज एक नया मुकदमा दर्ज हो जाता है और फर्जी मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आजम खान भाजपा सरकार की आंखों में खटकते हैं। आजम सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं। तो देखिए इस बात से उन्होंने बड़ी भूमिका बांध दी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन वो करते नजर आ रहे हैं आजम खान का, जो कि लगातार उन पर पहले आरोप लगते रहे कि आजम खान के समर्थन में वो कभी नहीं आए, बस ये कहते रहे कि फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसके बाद लगातार वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और अब खबर जौनपुर से, जहां जौनपुर में बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव का विवादित बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें बीएसपी सांसद ने बीजेपी नेताओं को छुट्टा सांड बताया। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता किसी के काम में भी घुस जाते हैं, जैसे सांड घुस जाते हैं वैसे बीजेपी के नेता भी घुस जाते हैं। क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी किया। मैंने अखबार में, टीवी में कहा कि अगर मेरे खेत में कोई सांड, ये सांड की तरह है, ये जो बीजेपी वाले हैं इस समय, ये सब सांड की तरह है। क्योंकि जहां चाहे वहां घुस जाए, जिसके काम पर चाहे उसके बोर्ड लगा दे अपना, समझ रहे नहीं। लेकिन हाँ, मैं विपक्ष में रहते हुए थोड़ा कमजोर जरूर हूं, लेकिन हौसला है। अगर सांड मेरे खेत में घुसेगा तो उसे डंडा लेके दौड़ाऊंगा, मारूंगा। ये पत्रकारों को कह दीजिए कि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर मेरे खेत में सांड घुसेगा तो उसे डंडा से दौड़ाऊंगा, उसे मारूंगा। और मैंने पिछली बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा, लेकिन इस बार जरूर लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने भी किया। और चलिए हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। देवेंद्र, देखिए किस तरीके से बीएसपी के सांसद का ये जो बयान सामने आया है, बीजेपी के नेताओं को वो क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर हमारे मामलों में वो टांग अड़ाएंगे तो वो डंडा भी चलाएंगे। लगातार जो बीजेपी के सांसद और इनका लगातार बीजेपी के नेताओं से लगातार वाद विवाद चला रहा है। इसका एक सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे बीजेपी नेताओं को सांड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही अभी कुछ ऐसा क्षेत्र में इन्होंने अपना शिलान्यास किया था, उसके बगल में विधायक ने भी शिलान्यास लगा दिया। इसको लेकर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस तरह से इनके कामों में दखलंदाजी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, मेरे कार्यों को अपना कार्य बता रहे हैं। और कुछ विवादित अभी हाल में ही हुआ था, तो मंत्री यहाँ के यूपी के मंत्री गिरीश यादव से भी इनसे काफी तकरार हुआ था। इसको लेकर ये लगातार कटाक्ष पर कटाक्ष करते चले आ रहे हैं। अब तो ये कि अब बीजेपी के नेताओं को सांड खाने की बात सामने आ रही है। और इन्होंने कहा कि अगर मेरे खेत में सांड अगर घुसेगा तो डंडा भी चलाने का काम हम करेंगे। विपक्ष में भले कमजोर हैं, लेकिन हम डंडा इनके ऊपर लगातार चलाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं और से इनका लगातार, जब से सांसद बने हैं जौनपुर के, तब से लगातार तीखी नोकझोंक किसी न किसी बहाने पर देखी जाती है। ऐसे में अब एक विवादित बयान आया है। अब इसमें देखना यह है कि बीजेपी नेता इस बयान पर किस तरह की अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं।
बिल्कुल फिलहाल देखिए किस तरीके से वो खुली चुनौती भी लगातार पत्रकारों को दे रहे हैं कि देखिए चाहे तो वो इस बात को लिख लें और चला भी सकते हैं, यानी कि उन्हें अपने बयान पर किसी भी तरीके का कोई अफसोस नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जहां रामलाल डिग्री कॉलेज में मनाई जाएगी जयंती। राज्य मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में शामिल होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। बुलंदशहर के शिकारपुर कस्बे में रामलाल डिग्री कॉलेज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर राज्य मंत्री असीम अरुण शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी जाएगी बुलंदशहर में, और इसके लिए खास मंत्री असीम अरुण का भी दौरा रहेगा और इस दौरान वो भी जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नोएडा से अगली खबर, जहां सेक्टर 58 में पुलिस और 4 लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 बदमाश घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो और बाइक में सवार होकर लूट और छिनैती करने के इरादे से बदमाश सुबह निकले हुए थे। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से चोरी की बाइक, ऑटो, 3 तमंचा, 1 चाकू और लूटे हुए 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थामन क्षेत्र में आज लगभग 2-2.5 घंटे पहले बदमाशों द्वारा एक मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें 2 बदमाश ऑटो पे थे और 2 मोटरसाइकिल पे थे। इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके पश्चात से लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी और बदमाशों को सर्च कर रही थी। लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पर पुलिस टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा जो फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं और इनका एक साथी जो ऑटो पे था वो गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 मोबाइल, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, चोरी की 1 ऑटो, 3 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि इस गैंग के ऊपर लगभग 5 दर्जन मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। इनमें गोलू नामक व्यक्ति जो है वो 302 में भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर अब तक 46 अभियोग ज्ञात हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियोग हो सकते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में का काफ़ी आतंक था और आज ही इन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन मोबाइल लूटे थे। ये लूटने के पश्चात अपने चाचा को ये मोबाइल दे देते थे, जो उनको बेचने का काम करता था। उसे भी इसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी करके शेष मोबाइलों की और इनके गैंग की जानकारी की जाएगी और उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या मुठभेड़ में शामिल टीम को कोई इनाम की घोषणा भी की गई? डीसीपी नोएडा सर द्वारा जो टीम मुठभेड़ में शामिल रही और गिरफ्तार किया है, उनको 15,000 रुपये का पुरस्कार देने का घोषणा की। सर, गोलू से अलग अन्य बदमाशों का आपराधिक इतिहास क्या है? एक अन्य बदमाश के ऊपर लगभग 8 मुकदमे ज्ञात हैं। 58 क्षेत्र में अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, 3 बदमाश घायल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बीते दिन सेक्टर 58 पुलिस को जानकारी मिली थी कि जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट छिनैती घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 लुटेरे बदमाश उनके क्षेत्र में घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। इसी के चलते पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान के दौरान जब ये बदमाश वहां से निकलते जाते हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, जो कि ऑटो और बाइक पर सवार थे। 2 बदमाश ऑटो में थे, 2 बदमाश बाइक में थे। वहीं जब पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है, इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने जब फायरिंग की तो उसमें 3 बदमाश घायल हो जाते हैं। जब पुलिस टीम के द्वारा इनसे पूछताछ की जाती है, पता लगता है कि इनमें से एक बदमाश तो ऐसा है जिस पर 45 मुकदमे हैं। अन्य बदमाशों का भी आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। इनके द्वारा सुबह से लेकर कल का दिन था, उसमें ही इनके द्वारा कई घटनाओं को इसी क्षेत्र में दिया गया था। इससे पहले भी ये प्रतिदिन सुबह निकलते थे, शाम तक इनके द्वारा लगभग 15 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। अभी जो पुलिस टीम के द्वारा जो जब इनको पकड़ा गया तो इनके कब्जे से बाइक और एक ऑटो जो कि चोरी के हैं वो बरामद हुए हैं। 3 तमंचे, 1 चाकू और लूट हुए 7 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे इन लुटेरों पर, इन बदमाशों पर, और इन 3 बदमाश इस मुठभेड़ में पुलिस के साथ घायल हुए हैं, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में हैं।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में धुंध छाया हुआ है, जहां दिल्ली में बढ़ते स्मॉग से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर गेप का स्टेज 3 लागू कर दिया गया है। स्टेज 3 में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। सेंट्रल विस्टा जैसे विशेष प्रोजेक्ट रोक से बाहर रखा गया है। तो देखिए, लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ रहा है और इसी के चलते गेप का स्टेज 3 लागू कर दिया गया है। विशेष प्रोजेक्ट रोक से बाहर रखे गए हैं, जैसे कि सेंट्रल विस्टा। तो वहीं लगातार जो तमाम पाबंदियां हैं वो इंप्लीमेंट की गई हैं, ताकि जो स्थिति है उसको नियंत्रण किया जा सके, क्योंकि चिंताजनक स्थिति में AQI पहुंच चुका है, जिसके बाद लगातार कोशिशें प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है इससे। जो लोग पहले से ही बीमार हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्मॉग धुंध लगातार छाई हुई है वातावरण में, और इसकी वजह से कोई और ज्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम जो आयाम है वो भी अपनाए जा रहे हैं, जहां प्रतिबंध भी लगाए गए हैं विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर, ताकि और ज्यादा प्रदूषण ना हो। तो वहीं समय समय पर छिड़काव भी कराया जा रहा है, और इसी के साथ मास्क का प्रयोग करने की लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि वातावरण दूषित होता जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार कोशिशें जो है प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, हाल ही में दीपावली का त्यौहार आके गया, और इसी के साथ पराली की भी समस्या, और इन दोनों ही समस्याओं की वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है दिल्ली एनसीआर में बढ़ता नजर आ रहा है। स्मॉग की स्थिति लगातार सुबह से ही बनी रहती है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं आवागमन में भी परेशानी लोगों को हो रही है, और इसके लिए तमाम प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं। लेकिन जो विशेष प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल विस्टा, इन प्रोजेक्ट्स को रोक से, प्रतिबंध से बाहर रखा गया है, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट पर किसी भी तरीके की रोक ना लगे और ये प्रोजेक्ट लगातार चलते रहें। लेकिन जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है और वो विशेष प्रोजेक्ट नहीं है, उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, और गेप का स्टेज 3 भी लागू कर दिया गया है। यानी कि सावधानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, और इसी के अनुरूप अब कार्यकर्ता प्रशासन नजर आ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने पर गेप का स्टेज 3 लागू कर दिया गया है, जहां इस स्टेज में के लागू करने के दौरान ही कई पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। तो वहीं इसी के साथ सेंट्रल विस्टा जैसे जो विशेष प्रोजेक्ट हैं, उनको इस रोक से बाहर रखा गया है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर के जो कई इलाके हैं उसमें धुंध छाई हुई है, और लगातार जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन फिलहाल कोशिशों का असर क्या होता है और किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है, इस पूरी चिंताजनक स्थिति में देखिए AQI पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में है, और इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन सतर्क है। कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और आम जनजीवन को प्रभावित होने से बचाया जा सके। अपडेट लेते हैं, नोएडा से हमारी संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रिया का। प्रिया, क्या कुछ अपडेट, देखिए किस तरीके से लगातार तमाम जो आयाम है वो अपनाए जा रहे हैं, ताकि जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जाए, जो सिचुएशन गंभीर बनी हुई है उसे कंट्रोल किया जाए, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? अगर हम बात करें तो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जगह जगह लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाकर रखें। लेकिन अगर हम बात करें देखिए पॉल्यूशन की, तो दिवाली के बाद जो लगातार पॉल्यूशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और AQI जो है वो स्थितिजनक पहुंच चुका है, तो लोगों को चिंता हो रही है। अगर हम बात करें दिल्ली NCR के इलाकों की, या उनसे सटे हुए जो गाँव है, गाँव में भी इतनी धुंध जो है पॉल्यूशन की देखी जा रही है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात करें तो उनको एक आंखों में चुभन सी हो रही है, गले में लोगों की खराश सी है, जिससे कि लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है, स्थिति बहुत चिंताजनक है, तो लोग मास्क लगाकर रखें। हालांकि हमने सड़कों पर देखा है कि कोरोना काल के बाद लोगों ने मास्क हटा दिए थे, लेकिन अब दिवाली का त्योहार जैसे ही बीता और जब सुबह हुई तो जो पूरा देश है वो एक पॉल्यूशन की चादर में लिपटा हुआ था। उसके बाद लोगों ने मास्क लगाना भी शुरू किया है, क्योंकि देखिए बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी है, तो लोग उससे काफी चिंताजनक है, और लोग खुद ही हमें प्रिकॉशन अब लेने होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बम पटाखे आतिशबाजी दिवाली पर हुई, उसके बाद ही जो है पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। और AQI देखिए लगातार रोज आए दिन बढ़ रहा है, अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है।
हालांकि अथॉरिटी के द्वारा देखिए जो ग्रीन दी बेल्ट है वहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है, रोड पर छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जो पॉल्यूशन का स्तर है अभी भी घटने का नाम नहीं ले रहा। तो हमें देखिए खुद ही समझना होगा, मास्क लगाकर रखना होगा, ताकि जो भी हमारी समस्याएं हम उनसे निजात पा सके, क्योंकि एक मास्क ही एक साधन है जिससे कि हम रोड पर निकल रहे हैं। अगर हम बात करें अभी भी बाजारों की, तो बाजारों में भी इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है और लोग मास्क लगाकर लेकिन अब घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में सबसे बड़ी समस्या लोगों को हो रही है। जी बिल्कुल। और देखिए यादराम का रुख कर लेते हैं। यादराम, देखिए गाजियाबाद की क्या स्थिति, क्या AQI और किस तरीके से वहां पर कंट्रोल करने का प्रयास ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? देखिए उन्नति, मैं बता दूं कि जो AQI है आज 367 है, यानी कि 367, और कोई बहुत ज्यादा जो सुधार है एयर क्वालिटी में नहीं है। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही धुंध होती है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, ऐसे में जो पोल्यूशन है वो उसके जो डस्ट पार्टिकल हैं वो हवा में जम जाते हैं और साथ ही वो एयर क्वालिटी खराब करते हैं। दिवाली के बाद यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो गाजियाबाद में जो ग्रैब सिस्टम है, जैसे कि लगातार न्यूज़ वन इंडिया बता रहा था, ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया गया है और हफ्ते में अब सिर्फ 5 दिन काम होगा। और साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। खुले में सामग्री का होना, वो पूरी तरीके से उस पर रोक लग गई है। ईंट भट्टे जो हैं उनके सख्त जो नियम है वो लागू कर दिए हैं। यानी कि जो ग्रैब सिस्टम है उसका जो तीसरा चरण है वो गाजियाबाद में लागू कर दिया गया है पोल्यूशन को देखते हुए। साथ ही जो एंटी स्मोक गन है, जो छिड़काव है, वो लगातार नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी मैं बता दूं उन्नति उतनी बेहतर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और गाजियाबाद अभी भी सेवियर जोन में है, जिससे कि जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। ऐसा कोई अभी घर नहीं है जहां पर जो एलर्जी के वायरल के जो मरीज हैं वो ना हो। जो लगातार डॉक्टर हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है उससे संभलने की जरूरत है। मैं बता दूं कि पॉल्यूशन की स्थिति गाजियाबाद में इस समय ऐसी है कि मान लीजिए आपने पूरे दिन में 33 सिगरेट पी ली हो, इस तरह का जो पॉल्यूशन है वो गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। तो बेहद गंभीर स्थिति है पॉल्यूशन को लेकर। लगातार जो दिवाली के बाद ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और जो एक रिपोर्ट है, मैं बता दूं कि औद्योगिक इकाई और साथ ही गाजियाबाद या किसी भी अन्य जगह पर लगने वाला जो जाम है वो एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो पॉल्यूशन का माना गया है। उसको लेकर के भी लगातार जो PCB है, यानी कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो लगातार GDA और साथ ही जो आवास विकास परिषद है उनको पत्र लिख रहा है और इस बात की लगातार निर्देश दे रहा है कि जो भी गड्ढे हैं या जो भी सड़क ऐसी हैं जहां पर जाम लगता है या जहां पर जाम लगने की संभावना है उसको देखा जाए, जिससे कि जाम कम से कम लगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कारण जो है प्रदूषण का जाम भी माना गया है। जी बिल्कुल। और देखिए यही मुख्य समस्या भी निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लोग जो है इससे पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए प्रिया, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या है, जैसे कि यादराम भी जिक्र कर रहे हैं, हाईवेज पर किस तरीके से जो है प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए विजिबिलिटी भी कम हो जाती है स्मॉग की वजह से, तो कहीं कोई एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसको लेकर क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? में बसे गांव में अगर कासना और गनपुर, वहां पर हम सबसे ज्यादा पॉल्यूशन रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि वहां पर जो ईंट भट्टे हैं कुछ तो वैध रूप से चल रहे हैं, कुछ अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई जितने भी ईंट भट्टे हैं उन्हें बंद करा दिया गया है। पॉल्यूशन का जो स्तर है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो शायद देखिए हमने पहले देखा था जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा था तो केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन नंबर जारी किया था। हालांकि इस तरह की चर्चा अभी चल रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो अगर पॉल्यूशन का स्तर घटता हुआ नजर नहीं आया तो दोबारा एक बार फिर से ऑड इवन नंबर चालू करना होगा, क्योंकि देखिए हमें अगर पॉल्यूशन से निजात पानी है तो उसका यही एक कारण होगा। क्योंकि हमने दिवाली पर देखा कि जिस तरीके से देखिए गाड़ियां जो है सड़कों पर थी, ट्रैफिक था, भयंकर स्थिति थी, जाम थी, तो देखिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन उस टाइम पर देखा गया है, जिसका असर आज भी हमें देख मिल रहा है। दिवाली को बीते 4-5 दिन हो गए, लेकिन जो आतिशबाजी हुई, हालांकि रोक लगी हुई थी, इसके बाद भी दिल्ली NCR और उससे सटे इलाकों में इतनी भयंकर आतिशबाजी देखी गई कि उसका असर आज तक पॉल्यूशन का हमें देखने के लिए मिल रहा है। ईंट भट्टों को बंद करा दिया गया है। अब देखना होगा कि पॉल्यूशन का स्तर अगर नहीं घटता है तो प्रशासन क्या कुछ इस पर कार्रवाई करेगा, क्या और इवन नंबर दोबारा से एक बार फिर से लागू होगा, क्योंकि देखिए इससे निपटने का यही एक मात्र साधन है। क्योंकि लगातार देखिए गाड़ियां जो है सड़कों पर हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, लोगों को समस्याएं हो रही है, गाड़ियों से धुएं से भी पॉल्यूशन होता है तो लोगों को समस्याएं, और सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो बड़े बुजुर्ग को हो रही है, क्योंकि गले में खराश लोगों के हैं, आंखों में जलन हो रही है,
लोग मास्क लगाकर सड़कों पर चल रहे हैं। तो इसका यही एकमात्र उपाय है कि ऑड इवन नंबर जारी हो, गाड़ियां सड़कों पर कम चलें और लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती ही नजर आए। बिल्कुल, देखिए कोशिशें लगातार जारी हैं। यादराम, देखिए किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगाई गई है जो ज़्यादा विशेष प्रोजेक्ट नहीं है, ताकि और ज़्यादा प्रदूषण ना बढ़े, इसके लिहाज से ये प्रिकॉशन लिया गया है। तो गाजियाबाद में भी क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं, उन्नति की ग्रैप का जो स्टेज 3 है वो लागू हो चुका है और उसके तहत जो इकाइयां हैं, यानी कि जो भी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं वो उनको पूरी तरीके से सील किया जाता है और जो जी। दिन है, यानी कि काम करने के जो दिन है उनको कम किया जाता है और साथ ही जो विशेष तौर पर जरूरी नहीं है ऐसी निर्माण को रोक दिया जाता है और जब तक जो एयर क्वालिटी है वो ठीक ना हो जाए तब तक उस पर रोक लगाई जाती है। और साथ ही समय समय पर यह अभियान चलाया जाता है कि जो नियम है ग्रैप के उनका पालन अगर नहीं हो रहा है तो वो उसको रोक सकते हैं और साथ ही उस पर जो है सजा का भी प्रावधान है। मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो प्रदूषण की जो गंभीरता है, मैं बता दूं उन्नति की, जो गाजियाबाद में हवा इतनी तेज नहीं है, धीमी हवा है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आ रहा है। और गंभीरता इस बात की भी है कि जो प्रदूषण है हम वो दो तरीके से नापते हैं। एक एयर क्वालिटी, जिसमें कि एयर की जो क्वालिटी है उसका पता चलता है, और साथ ही जो डस्ट पार्टिकल है, यानी कि जिनको पीएम बोला जाता है। दरअसल जो पीएम 2.5 होता है वो इतना बारीक होता है कि हमारी जो नाक है उसमें उसको जो भी रुकावटें उसको पार करता हो सीधा हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है और खास तौर पर जो अस्थमा के मरीज हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा इस प्रदूषण से खतरा है, क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी अभी हवा में जमे हुए हैं। चूंकि ठंड का भी हल्का माहौल है तो इस वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो जमे हो और एक एयर क्वालिटी जो है वो तो खराब है ही। तो लगातार जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं, छिड़काव कराया जा रहा है और जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है निर्माण उसको रोक लगाई गई है। तो ऐसे में जब तक एयर क्वालिटी ठीक ना हो जाए तब तक हमें खुद ही इस बात का बेहद ख्याल रखना होगा कि हम प्रदूषण की चपेट में ना आ पाए। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लगातार चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और इन कोशिशों का क्या असर देखने को मिलता है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपने भी महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस दौरान और इसीलिए आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे तक पहुँचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां आपको एक महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख कर आते हैं, जहां ये खबर है एक ऐसे बंदर की जो कारगुजारी दिखाते हैं, जो शराब की दुकान में आने वाले लोगों से शराब छीन लेते हैं और गटक जाता है। ये तस्वीरें रायबरेली की हैं। बंदर शराब की दुकान में आने वाले लोगों से शराब छीनकर गटक जाता है। इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई है, पर अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद अब आबकारी विभाग के अधिकारी वन विभाग से बंदर को पकड़वाने की बात कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां शराब की दुकान में ये बंदर घुसा है और वो लोगों से शराब छीनता है और खुद पी जाता है। इसका ये वीडियो भी पूरा सामने आया है और देखिए लगातार आपको दिखा भी रहे हैं पूरा ये जो मामला है। अब इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं जांच भी हो रही है कि आखिर किस तरीके से बंदर खुद आता है इस शॉप में और उसके बाद वहां पर लोगों के हाथ से बोतल छीनता है और खुद पी जाता है। और इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की भी गई है, पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब ये पूरा मामला देखिए मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहा है, क्या ध्यान दिया जाता है ये देखना होगा। करते हैं कहाँ पर? यहाँ दीनसा गौरा अचलगंज में। हाँ, और एक ये बंदर है वो परेशान करता है बहुत, अंदर सब दारू खराब कर देता है, चीज डालता है, हमारे पैसा सब फाड़ डालता है, सब नुकसान करता है। जो आप अगर हम वो कहते हैं तो काटता है बहुत। जो आप ग्राहक आते हैं उनसे, वो ग्राहक बाहर खड़े रहते, क्या करें, दे नहीं पाते, लौट जाते हैं, छीन लेता है, हमको जाने नहीं देता अंदर। नहीं, ग्राहक क्या शराब छीन के पी लेता है? हाँ, छीन लेता है। संज्ञान में है, वन विभाग से कार्रवाई कराई जाएगी।